नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, फिर फ़ौजी हुकूमत भी रही, PMLN की हुकूमत रही, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा रही। उसके बाद एक ऐसी जमात पर पाकिस्तान की अवाम ने एतमाद किया और वोट दिया, क्योंकि उस जमात ने वोट से पहले जो बहुत अहम उनके स्लोगन थे उस पर इस कौम को उन्होंने आवाज़ दी थी। यानी वो कहते थे कि जी ये पूरा सिस्टम जो एक जागीरदारी सरमायादार निज़ाम का है, मारूसी सियासत का है, इसको तब्दील किया जाएगा। यानी पूरे पाकिस्तान की तब्दील की बात की थी और करप्शन के ख़ात्मे और गुर्बत का ख़ात्मा, ये बहुत सारे अहम स्लोगन थे इमरान खान साहब के। आज 1 साल हो गया है PTI को। हम एक बहुत अहम गेस्ट हैं दोनों हमारे पास, तो हम पूछना चाहेंगे कि ये 1 साल के अंदर जो वादे थे, जो मंशूर था PTI का, जो जिस पर आवाम सामने आई थी, कानून आइन की बालादस्ती, जमहूरियत, ये सारी चीज़ें, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे हामिद खान साहब, साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। एक बहुत बड़ा नाम है लॉ के हिसाब से, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम बानी यानी फाउंडर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पे भी है, सीनियर तरीन मेंबर है। आपका शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। दूसरे, एक ऐसी शख्सियत जिनका पाकिस्तान की सियासत पे बड़ा गहरा न सिर्फ नज़र है, बल्कि वो कई गवर्नमेंट के साथ उन्होंने बड़ा काम भी किया है, बहुत कुछ अंदर की न्यूज़ जानते हैं। कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। हामिद खान साहब, स्टेट अवे आपके पास आता हूँ सर। आज जितनी कौम भी इस व्यूवर्स के लिहाज से देख रही है, जाहिर है मल्टीप्लाई होगा, ये प्रोग्राम आगे भी जाएगा, 22 करोड़ पाकिस्तानी यहाँ और बाहर। मेरा सवाल है कि सर 1 साल हो गया है PTI की हुकूमत को। यकीनन आप फाउंडर मेंबर हैं, आपने मंशूर बनाया होगा, आपने सोचा होगा, स्टेटमेंट आया है, सब कुछ आप जानते हैं। मैं 3-4 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। गुर्बत का खात्मा, करप्शन का खात्मा और तब्दीली का नारा। आज 1 साल बाद आप कहाँ खड़े हैं सर? जी हामिद खान साहब। देखिए, एक बात तो डॉक्टर दानिश साहब ये है कि जिन हालात में हुकूमत मिली थी वो हालात काफ़ी मुश्किल थे जहाँ तक हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल थी। तो 1 साल में तो अभी मुश्किल से समझ में आ रहा है कि क्या क्या मुश्किलात हैं इक़्तिसादी तौर पर। अभी वो पैच वर्क ये है या जिसको हम कहते हैं फायर फाइटिंग में ही हुकूमत का 1 साल तो गुजर गया है। इतने सारे इक़्तिसादी मसाइल हैं जिसका सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उस तरफ गालिबन अभी तक तवज्जो भी नहीं दी। जो बुनियादी तौर पर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा था वो था कि हम गुर्बत का ख़ात्मा करना चाहते हैं। इस मुल्क में जो गरीब और मुतवस्सित तबका है इनको हम आगे लेके आना चाहते हैं और हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना चाहते हैं। ये सारी बातों की तरफ तो अभी तक गालिबन तवज्जो देने का वक्त भी नहीं आया। दूसरी बात ये है कि जिन हालात में और जो सपोर्ट के साथ, जिनकी सपोर्ट के साथ हुकूमत मिली है, उनके प्रोग्राम जो है पार्टी के बुनियादी प्रोग्रामों से कुछ मुख्तलिफ थे। यही जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा हुकूमतों को बनाने में कलीदा रोल अदा करती हैं, वो ही यहाँ पर भी अमल पैरा हैं। उन्होंने कभी सही माने में इस मुल्क में तब्दीली नहीं आने देनी। वो चाहते हैं कि अपने ही तरीके से मामलात को चलाते रहें, बेशक चेहरे बदलते रहें, प्रोग्राम वही रहने चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा हकीकत है जो ग्राउंड रियलिटी है। इसमें हमारी पार्टी की हुकूमत क्या कुछ कर सकती है, कितना उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल अभी साल एक गुजरा है मुश्किल से। सर मैं एक बात यहाँ यहीं रोकना चाहता हूँ सर, यहीं रोकना चाहता हूँ। बहुत अहम बात आपने कर दी है
और मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा था सर। पीटीआई का असल मकसद इख्तदार नहीं था सर, जितना मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है, तब्दीली था। क्या आप समझते हैं सर, आपका इंटरव्यू भी है, कि क्या आप समझते हैं कि ये अब तब्दीली की पार्टी है या ये पार्टी अब तब्दील हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हो गई है? आपका एक स्टेटमेंट है, कोट कर रहा हूँ, क्या कहेंगे सर? जी, उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट था। बारसूद मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बड़ी हद तक जो पार्टी में ओरिजिनल सोच थी, जो कि जिस तरह हमने पार्टी बनाई थी, इसके मकासद लिखने वालों में से मैं हूँ, और वो उससे ये इक़्तिदार में जाते हुए बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली करनी पड़ गई। और जब वो तब्दीली की तो उसमें लामहला वो लोग बहुत तादाद में आ गए जो लोग के पहले भी हुकूमतों में एक स्टेटस को के ख़ास तबका और हामी था, और वो आज हमारी पार्टी में बड़ी तादाद में मौजूद है, जिनका पार्टी के साथ कभी ना आइडियोलॉजिकल उनके इत्तफाक हुआ है उनका, ना उनका कोई पार्टिसिपेशन है पार्टी को डेवलप करने में, पार्टी को यहाँ तक लेके आने में। ये बाद में लोग शामिल हुए हैं जब पार्टी एक मकबूल पार्टी बन चुकी थी लोगों में, उस वक्त आए हैं, फिर उसको स्टीयर करने के लिए आए हैं। ज़ाहिर है इसके पीछे वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के, जिसे हम आम तौर पे इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वही लोग उनके पीछे हैं, उनको भेजने वाले हैं। आज भी उन्हीं को पार्टी में लाया जा रहा है, उनको अहम पोजीशंस दी जा रही हैं, अहम जगहों पर लाया जा रहा है। लिहाजा वो जो तब्दीली की सोच लेके हम आए थे, बशमूर इमरान खान साहब के, ये लोग चूँकि आगे आ गए हैं तो वो जाहिर है कि तब्दीली को किसी तरह भी उसके लिए कोई आगे नहीं लेके जाएंगे या उसको मजबूत नहीं करेंगे इस सोच को। वो तो स्टेटस को चलाएंगे। मिसाल के तौर पर इसमें लोग बहुत सारी वो लोग आए हैं पार्टी में जो कि एक ज़माने मुशर्रफ के साथी होते थे, ये जिनको आज मैं मुशर्रफ की बाक़ियात कहता हूँ। आप वजारत देख लें, वज़ीर देख लें, कितनी तादाद में वही लोग हैं जो वहाँ से आए हुए हैं। तो अब वो लोगों ने अगर उस ज़माने में कोई भला काम नहीं किया था तो आज आप क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई तब्दीली लेके आएंगे? तब भी तो तब्दीली नहीं लेके आ सके थे, तब भी मुशर्रफ साहब बड़े बड़े वादे करते थे। उन्होंने कहा था कि मैं पॉलिटिकल कल्चर इस मुल्क का तब्दील कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन सारी कौम ने देखा है कि वो कुछ नहीं कर पाए। यही लोगों को सहारा लेना पड़ा और उसके नतीजे में वही मामलात वहीं के वहीं रहे जो थे। कमर दिलशाद साहब, इमरान खान साहब, जैसे कि इन्होंने कहा है बयान में कि ये जो पार्टी थी पीटीआई की, ये तब्दीली की पार्टी थी, अब ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हो गई है। और यकीनन मंशूर में पहले ये था कि इख्तदार मंजिल नहीं थी, लेकिन अब ये लग रहा है इख्तदार मंजिल है, क्योंकि जो लोग इस वक्त इमरान खान के साथ शामिल हैं, बकौल हामिद खान के एक जुमला है, मैं कोट कर देता हूँ और वो रिकॉर्डिंग भी है, कि फसली बटेरे इमरान खान के साथ आ गए हैं सारे के सारे मेजर इस वक्त काबीना में। क्या कहेंगे? देखा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, पहले तो आपने भी इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में पूरी बातें बता दी हैं डॉक्टर साहब, लेकिन हामिद खान साहब ने एक पूरा समअप किया है और मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हामिद खान साहब ने कि हमने भी, आपने भी, तमाम मीडिया ने भी तहरीक इंसाफ के मंशूर को, उनके मकसद को, उनकी मंजिल के लिए हमने बड़ी जद्दोजहद की। खैर, हामिद खान साहब तो उनके फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन उसके साथ आप ये देखें, एक बहुत बड़ा जाता है क्रेडिट इमरान खान साहब को कि इमरान खान ने अपने इस मंशूर की ताकत के ज़रिए एक 40 साल के जो बुत गिरा दिए थे, जो बड़े करप्शन के बड़े माहिरीन थे, बड़े करप्शन के बुत थे, वो उन्होंने आवाम के साथ जो वादा किया था, जद्दोजहद की थी, उसमें तो वो किसी हद तक कामयाब हो गए हैं। लेकिन जो ही उनकी कामयाबी हुई और उन्होंने अपनी वजारत बनाए, मशावरत की, मामान खासूसी जो अपने अपॉइंट किए, वो बिल्कुल दुरुस्त है। हम भी हामिद खान साहब की बात को आगे बढ़ाते हैं कि उनमें उन्होंने उन्हीं पार्टियों को, उन्हीं लोगों को आगे लेके आए जिनका तहरीक इंसाफ के बुनियादी मंशूर से कोई ताल्लुक़ नहीं था, और इन्होंने
उन जमातों के लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया, जिसकी वाबस्तगियाँ वो बरसों से उस जमातों के था, और उन्होंने ही इमरान खान को यरमगाल बना लिया है। आप जो भी आप बात करना चाहेंगे, जो भी कोई तजवीज़ देना चाहेंगे, हामिद खान साहब दें या हम दें या आप दें, तो वह इमरान खान तक वह बात नहीं पहुंचती। सबसे बड़ी अहम बात है जो आइंदा चंद दिनों में, चंद महीनों में बड़ा मसला पैदा होने वाला है, वो आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रर अभी तक नहीं हुआ है। वो फ़ैसला अभी नवंबर में चीफ इलेक्शन कमीशनर रिटायर्ड हो जाएंगे, तो चीफ इलेक्शन कमीशनर के रिटायर्ड के बारे में भी जो फ़ैसला नहीं होना, तो आइनी और कानून तौर पर हामिद खान साहब को भी जानते हैं कि अब 22वीं अमेंडमेंट के बाद पहले ये होता था कि एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज में से कोई आगे आ जाता था, लेकिन अब जो 22वीं अमेंडमेंट आई है उसके तहत इलेक्शन कमीशन के अरकान में से किसी सीनियर को लगाना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमीशन की जो है वो ज़हर है कि चीफ इलेक्शन में जाने के बाद मेंबर भी 2 और अभी तक फैसला नहीं हुआ, तो फिर कानूनी और आइनी तौर पर नवंबर दिसंबर में इलेक्शन कमीशन जो है तहलील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उनके मेंबर ही नहीं होंगे। ये सारे बुनियादी मसाइल पैदा जो कर रहे हैं वो इनके उन लोगों की वजह से पैदा हो रहे हैं जिन्होंने इमरान खान को यरमगाल बना रखा है, जिनके साथ उनकी मशावरत चलती है। अभी आप चंद रोज़ के बाद ये देखें कि अभी जैसे माशी हालात के बारे में जो कहा हामिद खान साहब ने, वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि, लेकिन साथ ये भी देखें कि इन्हीं का असद उमर क्या कह रहा है। असद उमर ने यह कहा है कि जी मैं IMF जो था उनकी वजह से पाकिस्तान में माशी बहरान पैदा हो रहा है, बेरोज़गारी भी हो रही है, मायूसी भी पैदा हो रही है, और मैं इसको IMF के साथ जाने से गुरेज कर था, लेकर ये शामिल हो गए। और जब मैंने इमरान खान से सवाल किया कि आप इस पर ना लें, तो कहते मेरी ज़िंदगी तो रिस्क से भरी पड़ी है, मैं तो रिस्क लेता जाऊंगा। अब उस रिस्क में अगर कौम को नुकसान पहुंच जाता है, पाकिस्तान की फेडरेशन को नुकसान पहुंच जाता है, ये तो कोई क्रिकेट मैच तो नहीं है ना वर्ल्ड कप का कि ये रिस्क लिया, हार गया, जीत गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ अगर रिस्क से अगर पाकिस्तान की फेडरेशन को नुकसान पहुँच गया तो पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा। इसी तरह हम ये चाह रहे थे कि ये जो इन्होंने अब भी वक्त है, जैसे हामिद खान साहब ने कहा 1 साल तो हो रहा है, अपनी काबीना में उन लोगों को फारग करें जिनकी वाबस्तगियाँ बरसों बरसे दूसरी पार्टियों में शामिल थी, और वही इनको अंधेरे में खड़ा कर रहे हैं, वही इनको अंधेरे गली में खड़ी कर रहे हैं, और वही आवाम में मायूसी फैला रहे हैं। तो अभी बहरहाल इसके बारे में आगे चल के बात करूंगा। मैं बिल्कुल आगे चल के आपसे एक और अहम सवाल करूंगा। हामिद साहब, एहतसाब का अमल आपकी पार्टी में मंशूर तो ये है कि अपने से शुरू किया जाए, मैं अभी चल के आगे पूछूंगा। तो ये जो एहतसाब हो रहा है 1 साल में हम देख रहे हैं, क्या ये साफ व शफाफ है सर? क्या ये अक्रॉस द बोर्ड है सर? क्या कहेंगे? जहाँ तक एहतसाब होने का ताल्लुक है, ये हमारी पार्टी का मंशूर भी है और एहतसाब हो रहा है। अब सवाल ये है कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है कि नहीं। मैं समझता हूँ उसमें कुछ कमी बेशी है, इसलिए कि ना तो मुशर्रफ का एहतसाब हो पा रहा है, ना मुशर्रफ की बाकियात का एहतसाब हो पा रहा। होना तो सारे पिछले 10 साल का नहीं बल्कि पिछले 15 साल का, ये 20 साल का होना चाहिए। अब बहुत से लोग वो हैं जिनका एहतसाब होना चाहिए, वो हमारी काबीना में भी बैठ गए हैं आके, और इस तरह के ऐसे लोग भी हैं। अब उनका कौन एहतसाब करेगा? वो तो इसलिए ये बात दुरुस्त है। जहाँ तक एहतसाब का अमल है, जिन लोगों के ख़िलाफ़ हो रहा है, वो होना चाहिए था, उसमें कोई शक नहीं है। पिछले 10 साल से जो हुकूमतें चलाई गई हैं, उन हुकूमतों में जो कुछ भी हुआ है उसके वो लोग ज़िम्मेदार हैं। लेकिन उससे पहले के भी लोग हैं, उसके भी लोग हैं जो इन 2 हुकूमतों का हिस्सा थे, लेकिन वो पार्टी में हमारी आ गई, अब उनको कोई नहीं पूछ रहा, वो मज़े कर रहे हैं, ओहदे एंजॉय कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कमी बेशी तो है, बिल्कुल सबका एहतसाब नहीं हो रहा। पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो पिछली हुकूमतों में शामिल रहे हैं और जिनके बारे में लोगों के ज़हनों में बड़े सवालात हैं, आखिरकार उनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा। बल्कि अब भी बहुत सारे मसले लोगों के सामने आए हैं। मसलन ये शुगर से मुतल्लिक़ा जो मसला है, शुगर की सब्सिडी से मुतल्लिक़ा जो मामला है, ये बहुत सारे सवालात पैदा कर रहा है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े मुशीर बने हुए हैं, उनको कौन पूछेगा? अभी तक पूछा नहीं। असद उमर ने बात कही थी
कि इसका भी पता किया जाए कि ये शुगर सब्सिडीज़ की क्या सूरत हाल है, इसमें किन किन लोगों ने मफाद हासिल किए हैं, लेकिन उसके बाद उनको भी इस बारे में मज़ीद बात करने की इजाज़त नहीं दी। नाम तो ले लेना सर, नाम भी ले लेना सर। हामिद साहब, आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं सर कि पीटीआई का कौन सा ऐसा बड़ा आदमी है जो इस सब्सिडी का फ़ायदा उठा रहा है। मुझे खुशी होगी, पूरी कौम को खुशी होगी सर। देखिए, इसका मेरे ख्याल में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ और अब भी जो है इसके बारे में बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी और जगह भी आ चुका है कि इसमें का फ़ायदा उठाने वालों में से ये जहांगीर तरीन है, इसमें उठाने वाले कुछ और भी जो हमारे जिन्होंने साउथ में शुगर मिल्स वगैरह लगाई हैं, उन्होंने कोई फ़ायदा उठाया है। ज़ाहिर इसमें अपोजिशन के भी लोग हैं जिन्होंने शुगर मिल्स लगाई हुई सिंध में या पंजाब में, वो भी होंगे। लेकिन ये है कि इसका एक दफ़ा पूरी तरह इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि वो कितने बड़े बेनिफिशरी हैं, लेकिन मुझे शक ज़रूर है कि उन्होंने जब से भी हमारी पार्टी हुकूमतों में आई है, इन्होंने किसी न किसी तरह इक़्तिदार के साथ चिपके रहे हैं और हर वक्त कोशिश करते रहे हैं। हालांकि नाअहल हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया है, उनको सादिक अमीन कहा है कि नहीं है, इसके बावजूद वो हुकूमत में हर किस्म के मामले में दखल अंदाज़ी करते हैं। वो कैबिनेट मीटिंग्स में बैठते हैं, मिनिस्टर्स उनको जाके रिपोर्ट करते हैं। ये सूरत हाल है। एक नाअहल आदमी जो है वो हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बड़ी नुक्ता एतराज़ मेरा तो है और मैंने इसके बारे में कभी कोई बात छुप के नहीं की, बल्कि मैंने टीवी पे भी प्रोग्राम में कहा हुआ है पहले भी कि देखें ये मामला होना तो नहीं आपके चाहिए। चेयरमैन जो हैं आपके वजीर आजम बच्चे हैं सर। इमरान खान कहते हैं कानून की बालादस्ती होगी, तो आप उन्हें कानून बता रहे हैं लेकिन वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं, फिर जनाब कंवर साहब से बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। कमर दिलशाद साहब, 2011 में एक फॉरेन फंडिंग का केस, ज़ाहिर है आप इलेक्शन को बहुत अच्छी तरह इलेक्शन कमीशन को समझते हैं। 2011 में मेरा ख्याल है उनका नाम अकबर एस बाबर है, उन्होंने 2011 में इमरान खान साहब को बताया कि फॉरेन फंडिंग में 18 अकाउंट ऐसे हैं जो फेक हैं और बहुत बड़ी करप्शन है। 2011 से 2014 तक वो पार्टी में मेहनत करते रहे, बताते रहे, लेकिन कहते हैं वो हैं कि इमरान खान साहब ने और पार्टी के अहम लोगों ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, काम नहीं करने दिया और एक साइड में रख दिया। आखिर में वो 2014 को इलेक्शन कमीशन गए हैं और 2014 को जो इलेक्शन कमीशन गए हैं, एक बहुत अहम केस, उसका फैसला 2019 तक इलेक्शन कमीशन में नहीं हो रहा है सर, क्या कहेंगे? हाँ जी, इसके बारे में मैंने बड़ा स्टडी किया है और हमारी भी इलेक्शन कमीशन के बाद दोस्तों से बातचीत रही है। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये जैसे अभी हामिद खान साहब ने कहा कि अदालती फ़ैसला है, लेकिन अदालती फ़ैसला ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास फ़ैसला आखिरी स्टेज पे है ये मामला। अब ये हुआ कि जो ही ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आया तो फिर इन्होंने तहरीक इंसाफ के ने इनके ख़िलाफ़ मुकदमे किए कि ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में नहीं है। तो वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट, बाकी सिंध हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स को छानबीन करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब हनीफ अब्बासी का केस में ये सामने आया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आकिब निसार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियार दे दिए कि आप इसकी छानबीन जो है वो कानून के दायरे में रहते हुए करें और जांच पड़ताल भी करें। फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने उस कानून के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मामलत हासिल की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक बाकायदा एक विंग है, इदारा है जो फॉरेन फंडिंग के मामलात को देखता है। तो उन्होंने बाकायदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खिदमात भी हासिल की और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी एक कमेटी मुकर्रर की। जो अपनी कमेटी मुकर्रर की तो फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ ने उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर दी कि जी इलेक्शन कमीशन कोई कमेटी बनाने का मजाज ही नहीं है, तो डिले फिर डिले होता चला गया। अब ये सारे मामला ख़त्म हो चुके हैं, तय हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी आ चुकी है और अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के ने भी अपनी एक रिपोर्ट फाइंडिंग बना के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दी है।
फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब अपना सारे केस को देख जांच पड़ताल वो कर रहा था, तो फिर इसी दौरान में तहरीक इंसाफ ने बाकी सियासी जमातों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दीगर पीपल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ भी उन्होंने एक दरख्वास्त पटिशन दाखिल कर दी कि आप इनके भी फॉरेन फंडिंग के बारे में जायज़ा लें, जांच पड़ताल करें। बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वो भी जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन अब जो हमारी इतला के मुताबिक फ़ैसला मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के मौजूद है। इन्होंने अभी हाल ही में दरख्वास्त दी कि जी इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है, जब तक इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं होता तो आप इस फैसला सुनाने के मिजाज नहीं है। उस वक्त तो खैर इलेक्शन कमीशन को ज़बानी बता दिया कि जी 22वीं अमेंडमेंट के तहत इस वक्त 2 मेंबर मौजूद हैं और चीफ इलेक्शन कमीशन भी मेंबर ही हैं, तो 3 मेंबर पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन बाकायदा फ़हाल है, कानूनी और आइनी तौर पर वो तमाम फ़ैसले करने का मजाज है। अब हमारी इतला के मुताबिक वो फ़ैसला आखिरी स्टेज पर है। बाकायदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है अपना किसी टाइम किसी लम्हे भी वो फ़ैसला सुनाने के बारे में अपने फाइनल कार्रवाई हो रही है, फाइनल टचिंग हो रही है जांच पड़ताल करने के बाद, और अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास आ चुकी है। तो अभी चंद महीनों में देखते हैं, हफ्तों में देखते हैं, जिस वक्त ये होगा। क्या रिपोर्ट है सर? तो ये स्टेट बैंक की जैसे हम भी वही कहेंगे, हमें तो हमें इतना है कि जैसे हमें इतलाई मिल रही है ना कि भाई उनके आ गई है, लेकिन वो सीक्रेट है, सब कुछ है। अभी जब तक फैसला नहीं आता, अदालत के मामला है, इलेक्शन के पाकिस्तान के मौजूद, हम कोई बात कह दें वो तरदीद ना कर, इस लिहाज से बारे में सारी बातें सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ तक है, इतला है कि फैसला होते हैं सर। नहीं, बाखबर का मतलब ये कि इशारतन तो ये है नहीं, वो तो है, लेकिन हमें इतना मैंने बता दिया आपको कि फैसला जो है वो आखिरी स्टेज पर है और किसी लम्हे भी जो है वो फैसला सुनाया जा सकता है। और ये आप उम्मीद करते हैं कि आ जाएगा। बताया, हम भी बता रहे हैं, हामिद खान साहब को बताया कि बहुत सीरियस मसला है, बहुत सीरियस मसला है, और इससे पाकिस्तान की आइंदा की सियासत पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। इतने 5 साल के बाद सामने केस आना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फाइंडिंग भी है, जजमेंट भी है, तो इस हालात को देखते हुए ये मसला बड़ा सीरियस भी है और संजीदा भी है। ठीक है, मैं हामिद साहब की तरफ जाता हूं। अगर ये फैसला आने वाला है 5 साल बाद भी तो बहुत बड़ी बात है, वरना शायद पता नहीं कब फैसला है पाकिस्तान की तारीख में। तो हामिद खान साहब, 2-3 शख्सियात हैं, जरा मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि इन्होंने पीटीआई के लिए क्या कुर्बानी दी है। मैं नाम मेंशन करना चाहूंगा। एक अनिल मुसर्रत साहब हैं, जुल्फी बुखारी साहब हैं और आजम खान साहब हैं। क्या इनकी सर, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं इन 3 का पूछना चाहता हूं। आप फाउंडर मेंबर हैं, क्या कुर्बानी इन्होंने पीटीआई तंजीम के लिए दी है? इनका कभी भी कोई रोल नहीं रहा पीटीआई तंजीम में, लेकिन इनका कोई चेयरमैन साहब से कोई अपना ताल्लुक़ रहा है, जिसकी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस रखते हुए उन्होंने उनको जिम्मेदारियां कोई दी हुई हैं। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक़ है, पार्टी के तौर पर, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, मैंने इनको कभी कोई ऐसा रोल प्ले करते नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब अपने बयानिए से फिरते हैं, यानी दोस्तों को नवाजते हैं। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या वजूहात है कि मैं आप नहीं कहेंगे, लेकिन सर ये तो साबित हो रहा है ना कि जब इनका कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, आप फाउंडर मेंबर हैं, आप क्लेम करते हैं कि इमरान खान साहब पीटीआई में जितना ओन करते हैं उतना हामिद खान भी ओन करता है, तो जाहिर है सर ये सवाल तो बनता है ना। और आप नफी कर रहे हैं कि इनकी कोई किरदार नहीं है पीटीआई की तंजीम में, सिर्फ दोस्ती की बुनियाद पे नवाज दिया गया है। मैं एक और अहम सवाल आपसे करना चाहता हूं, मुझे ये बताएं सर कि आखिर पीटीआई के जो फाउंडर मेंबर हैं, या तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी है या वो खामोश हो गए हैं, आप जैसे जरा पिक्चर से दूर चले गए, ऐसा क्यों सर? देखिए, मैं तो पिक्चर से दूर नहीं हूँ, मैं तो पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं उनके साथ राब्ता रखे हुए हूँ और उनका राब्ता मेरे साथ रहता है। और मुझे पीटीआई और पीटीआई जिस तरह हुकूमत चला रही है, इसमें भी बड़ी दिलचस्पी है। मैं चाहता हूँ कि पीटीआई कामयाब हो, पीटीआई जिन मकासद के लिए बनाई गई वो मकासद की तरफ जाएँ। तो इसलिए जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं कोई दूर नहीं हूँ, न क्योंकि मैं कोई ऑफिस का तो तलबगार ही नहीं हूँ। सो देयरफॉर उस लिहाज से ऑफिस होल्ड करना मैं नहीं समझता कि मेरे लिए ज़रूरी है। लेकिन पीटीआई का फाउंडर मेंबर होते हुए मैं समझता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट है पीटीआई की कामयाबी में। दूसरी मैं एक बात अब मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, अब मैं जसारत करूँगा आपसे
कि क्या जिस तरह इमरान खान साहब आपने नाम लिया, जहांगीर तरीन साहब से सारी चीज़ों में बैठते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, मशवरा देते हैं, सारी चीज़, क्या इमरान खान साहब हुकूमती मामलात में, तंजीमी मामलात में आपसे कोई मशवरा लेते हैं सर, क्लियर कट? कुछ अरसे से नहीं लिया। और आपने देने की कोशिश की सर? देखिए, वो मशवरा लिया जाता तो फिर उसको मशवरा दिया जाता है ना, तो इसलिए मशवरा लेंगे तो मैं बिल्कुल बाखुशी दूंगा, लेकिन वॉलंटियर मैं नहीं करता मशवरा, क्योंकि और जो दूसरे लोगों ने पार्टी छोड़ दी है सर, उस पर क्या कमेंट्स देंगे? चल नहीं, पार्टी किन्होंने छोड़ी है? वो कुछ साल पहले की बात है कि वो वजीरुद्दीन साहब नाराज़ होकर उन्होंने अपनी को पार्टी बना ली। मैंने उनको बड़ा रोका था कि आप पार्टी ना छोड़ें, क्योंकि पार्टी में आपकी बड़ी इज्जत है, वर्कर आपकी तरफ देखता है, लेकिन चलिए उनका अपनी स्वाबदी थी। मेरे नज़दीक और कोई हमारे फाउंडर्स में से कोई ऐसा नहीं है जिसने पार्टी छोड़ी। वजी साहब भी पार्टी को के कोई 12-13 साल बाद पार्टी में शामिल हुए थे, इसलिए फौजिया कसूरी ने भी छोड़ दिया सर, फौजिया कसूरी ने छोड़ दिया, अकबर एस बाबर ने छोड़ दिया, और भी कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल खामोश हो गए हैं सर। मेरा ख्याल है वो भी आपके लिहाज से सोचते हैं कि अब ये तब्दीली की जमात नहीं है। नहीं, ऐसे हैं, बस फाउंडर्स में से हमारे सिंध से नजीब हारून साहब हैं, वो बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, कराची से वो इलेक्ट भी हुए हैं। गो उनको ज़्यादा रोल मिलना चाहिए था क्योंकि वो फाउंडर्स में से हैं। पहली 8 या 9 की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी थी उसमें से 3 ही हम अभी तक अपार्ट फ्रॉम चेयरमैन मौजूद हैं पार्टी में। वो उसमें नजीब हारून या आरिफ अलवी या मैं इस पहली जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान में से हैं। तो बाकी लोग कोई मुल्क से बाहर चले गए। एक आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक बहुत अहम सवाल करना चाहता हूं। इस वक्त एक र्यूमर से खबर है जो मैं चाहता हूं आप जरूर बताइए। वो ये है कि जी हालांकि आर्मी चीफ की तरफ से ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत मौजूदा हालात जो सिक्योरिटी के हैं, ख़ास तौर पे इस वक्त जो अफ़गानिस्तान का इशू है, उस पर इमरान खान साहब एक्सटेंशन देना चाहते हैं या टेन्योर बढ़ाना चाहते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो टेन्योर बढ़ाना है तो उसके लिए तो अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आर्मी एक्ट में। तो ये बहुत पहले से र्यूमर है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो टेन्योर है, ये टर्म है, वो 3 से 4 साल करना। बहरहाल वो तो फिर वो लेके आएंगे पार्लियामेंट के सामने, तो तब वो बात आएगी ना। जहाँ तक एक्सटेंशन का ताल्लुक है, जिस तरह से कियानी साहब को दी गई थी, मैं समझता हूँ ये उसूली तौर पर गलत होगा। इससे फ़ौज के अंदर बेचैनी फैलती है, क्योंकि बहुत से लोग नेक्स्ट इन लाइन हैं जो चाहते हैं कि उनको भी मौका मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सटेंशन वाले जो आइडिया है, जिसको कभी भी लोगों ने पसंद नहीं किया, ना ही ये जमहूरी है कि एक जनरल साहब जो अपनी टर्म पूरी कर चुके हों, उनको चाहिए कि इज़्ज़त से रिटायर हो जाएं, और जो नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो एक नई 3 साल टर्म के लिए आए। जिस तरह से राहिल शरीफ ने इस मामले में पहले ही अनाउंस कर दिया था खुद कि मैं मज़ीद टर्म एक्सटेंशन नहीं लूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाजवा साहब भी उस प्रेसिडेंट को फॉलो करेंगे और हुकूमत को मजबूर नहीं करेंगे कि वो उन्हें एक्सटेंशन दे। मैं छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा नाज़रीन, उसके बाद कमर दिलशाद साहब और हामिद साहब के पास 1-2 अहम क्वेश्चन है, वो लेके आता हूं ताकि वो क्वेश्चन के जवाबात भी आप तक पहुंचा सकूं। छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। तो कमर दिलशाद साहब, किसी सवाल पे आप रिस्पॉन्ड करना चाहें जो मैंने हामिद खान से किया, वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने भी एक छोटा सा क्वेश्चन और रख रहा हूँ। सर, जो मौजूदा इस वक्त दौर है, इसे ये कहते हैं कि ये जमहूरी हुकूमत है, लेकिन ये एलिगेशन है सर कि इस जमहूरी हुकूमत में जमहूरी प्रोसेस को रोका जा रहा है, जमहूरी हक़ जो है सियासी जमातों का
उनको रोका जा रहा है, एहतजाज और जुलूस पर मुकदमात बन रहे हैं, मीडिया पे कदगन लग रहा है। मैं चाहूँगा इस पे थोड़ा सा आपसे कमेंट्स लूँ सर। क्या ये एलिगेशन इसमें सबसे पहले मैं एक जुमला और अदा कर दूं फॉरवर्ड फंडिंग के बारे में। जो एक जुमला रह गया था मेरे साथ, वो ये हुआ कि देखें कि अब तहरीक इंसाफ किस कदर एक कमज़ोर विकेट पे खड़ी है कि जब ये फाइनल स्टेज पे आ रहा है फ़ैसला, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ ने अकबर असबाबर के ख़िलाफ़ एक 10 अरब रुपए का हद के इज़्ज़त का दावा कर दिया कि जनाब ये पार्टी के तो मेंबर नहीं है, पार्टी से खारिज हो चुके हैं, तो इन्होंने ये बिला वजह हम पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें देखते हुए नज़र ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को भी एहसास हो चुका है, पार्टी के रहनुमाओं को भी, कि फ़ैसला जो है वो एक उनके हक़ में नहीं जा रहा। अब आइए आपके इस फैसले की तरफ। अब आप ये देखें कि इनके जो अब आप ये देखें कि अभी चंद रोज़ पहले इनके अंदर जो एक मशावरत बन रही है, या काबीना के जो वज़रा है, या मशीर करान है, या मशीर करान जो भी हैं, उन्होंने बिला वजह अपने एक उरफान सदीकी साहब को इन्होंने उनको हिरासत में लिया, गिरफ़्तार करवाया, जिस तरीके से भी किया। उसका असर जो है, ठीक है, एक दिन के बाद वो बाहर आ गए, तो बुज़ुर्ग शख्सियत है, 80 साल की उनकी उम्र है, उसके पूरे पाकिस्तान में इसके जो असरात पैदा हो रहे हैं, जो इदराक उसको इमरान खान को नहीं है, उसका ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने भी आज कहा है, कल ही फॉर स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि उन्हें सबकी हुई है अदलिया के बारे में। अब ये देख इसके असरात क्या होंगे। इसके असरात ये होने हैं कि जो एक अभी जो चेयरमैन सेनेट का जो अभी 1 अगस्त को जो हो रही है तहरीक अदम एतमाद, पहले नजर आ रहा था कि शायद हुकूमत अब इसमें कामयाब हो जाए, लेकिन इसके बाद, इस वाक़े के बाद उनकी पार्टी और दीगर पार्टियों ने ये महसूस किया है कि अब हमने हुकूमत के साथ नहीं जाना। तो हमें तो नज़र आ रहा है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो भी अपनी सीट से हाथ धो बैठेंगे। इसी तरह इसके असरात जो बड़े गहरे पर असरात पड़ने, इसके असरात ये पड़ने कि अभी 18 सितंबर को नवाज़ शरीफ की जो अपील आएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, उस पर भी इसके असरात पैदा होने हैं कि जिस तरह से इन्होंने इरफान सदीकी के साथ बिला वजह सलूक किया, बदसलूकी की, हालांकि उन्होंने तो बड़ी शानदार सीरतुल नबी लिखी है, एक मजहबी और दीनी आदमी भी रहे, बाकी तकरीर लिखने वाला एक अलग मामला होता है। इसी तरह इसके असरात बहुत आगे तक जाएंगे। अब इस तरह जज जो है राशिद मलक, उसका जो मामला आ रहा है वो भी बड़ा गहराई में जाएगा। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि एक नादान दोस्त ने, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के एक नादान दोस्त ने इरफान सदीकी के केस को जो गोशा नशीन हो चुके थे उसको सामने ला के पूरा मीडिया, पूरा पाकिस्तान, पूरा सिविल सोसाइटी जो थे वो अपने खिलाफ कर लिया। सही सर, हामिद खान साहब की तरफ आता हूँ। हामिद खान साहब, ये जो हो रहा है आजकल की जमहूरी हुकूमत में, जमहूरी क़ुव्वतों के साथ और मीडिया के साथ, और एक चीज़ ज़रूर इंक्लूड करूँगा और उसके पास सेनेट का आपसे ज़रूर सवाल करूँगा साथ। एक तो ये कि फवाद चौधरी साहब, जिसको बहुत अहम पोस्ट दे दी गई थी, फिर उनको साइंस का बना दिया गया, लेकिन अभी भी वो बहुत तर्जुमान बन के बात करते हैं, कोई रोकता नहीं है, मीडिया पर्सन को मारते हैं सरेआम, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। अभी पिछले दिनों उन्होंने धमकी दे दी मीडिया के लोगों को कि दुरुस्त हो जाए वरना एक्सट्रीमिस्ट के साथ बहुत कुछ होगा। आप क्या कहेंगे इस पर, जो इस किस्म के लोग धमकियां दे रहे हैं इमरान खान के लिए, कितने सूटेबल हैं? और दूसरा, ये जो सेनेट में हम सुन रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद है अपोजिशन के पास, 66 सीट है और 104 की इसमें, और इनके पास तकरीबन कोई 38 या 40 है, 53 चाहिए। हुकूमत दावा कर रही है कि जी जीत हमारी होगी, तो इसका मतलब है फ्लोर क्रॉसिंग होगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, पैसा लुटाया जाएगा, 63A की खिलाफ वर्जी होगी। तो ये तो मंशूर नहीं था PTI का। सर क्या कहेंगे सर, दोनों पे थोड़ा थोड़ा सा? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो कदगन लगाई गई है वो बड़ी काबिल अफसोस है, बल्कि काबिल मज़म्मत है, क्योंकि हम पार्टी जो हमारी ये बिलीव करती है कि आज़ाद मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, ये 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, इस पर पाबंदी लगाना जो है ये हमारी पार्टी के प्रोग्राम के ख़िलाफ़ है, ये डिक्टेटरशिप के हाथों। तो इस और दूसरी बात यह है कि जो इरफान सदीकी साहब को जिसने अरेस्ट किया और जो कुछ उनके साथ हुआ, वो हरगिज़ ना हुकूमत के कोई
खैर खा हैं, ना वो पीटीआई के खैर खा थे। ये मखसूस लोग हैं जो हमेशा इस किस्म के काम करके हुकूमतों को और पार्टियों को एम्बेरस करते हैं, और अफसोसनाक बात है, ये हमारी पार्टी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ है। जो कुछ इस वक्त सेंसरशिप हो रही है, मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक है। जहाँ तक दूसरी बात आपने फरमाया कि सेनेट के बारे में, नहीं सर, फवाद चौधरी साहब का भी पूछा है मैंने। देखो, मैं फवाद चौधरी जैसे आदमी का जिक्र करना किसी भी माकूल महफिल में मुनासिब नहीं समझता। तो चलें आगे बढ़ जाएं सर, बात ही ख़त्म कर दिया आपने, सेनेट पे आ जाएं सर। हाँ, वो सेनेट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, गो अपोजिशन की ये मूव है कि उसको रिप्लेस किया जाए। वो एक जमहूरी प्रोसेस है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। वो मैं समझता था कि ज़रूरी नहीं था कि संजरानी जिसको इलेक्ट कराने में अपोजिशन की बहुत सी पार्टी शामिल थी, इस अर्ली स्टेज पर उसको रिप्लेस किया जाए। उससे क्या ये मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल किसी सूरत भी और किसी मकसद के लिए भी कभी भी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही वो खुफिया क़ुव्वतों को इसमें टपकना चाहिए और अपने में दबाव इस्तेमाल करना चाहिए। मसला गवर्नमेंट का यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर उन लोगों का है जिन्होंने पहले मौसूफ को चेयरमैन बनवाया है, अब उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क़ुव्वतें आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं वो कौन है। नहीं सर, शिबली फराज साहब जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ। एक तरफ आप कहते हैं मौलाना फजल रहमान डाकू है, दूसरी तरफ आप उनसे मदद मांग रहे हैं। ये किस किस्म के बयानियां हैं? और हुकूमत मुकम्मल तौर पर चेयरमैन सेनेट को बचाना चाहती है। उनके जो सेनेट में नुमाइंदे हैं, सेनेटर, वो कहते हैं 60+ हमारे पास आ गए हैं। तो मेरा एक सवाल है सर कि ये 63A की भी खिलाफ वर्जी है, आपके मंशूर की भी खिलाफ वर्जी है, आप हुकूमत को इससे कैसे बरी-उज़्ज़िम्मा कर सकते हैं? देखिए, अब ये तो क्लेम्स है ना, ये तो पता चलेंगे जब वोटिंग होगी कि किस हद तक इसमें ताकत है। उसके बाद ही इसके बारे में कमेंट हो सकेगा कि आया इसमें किस दर्जा हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, अगर हुई हो। इस वक्त तो कबल अज़ वक्त होगा कुछ कहना। अच्छा, आप उस स्टेटमेंट पे नहीं जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि जी 60+ हमारे पास आ गए। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो सर, अगर ऐसा हुआ तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, ऐसा हुआ पैसा चलेगा, ऐसा हुआ तो पीटीआई के बयानिया जो दिया गया था कि इस किस्म की सियासत हम नहीं करेंगे, उसकी खिलाफ वर्जी होगी। मैं आता हूं जनाब कंवर दिलशाद साहब, 2 मिनट है सर, इसमें 1.5-2 मिनट क्या कमेंट्स करेंगे सर? ज़ाहिर है कि हुकूमत जो है इसमें हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में वैसे इन्फ्लुएंस करेगी, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल क्या है कि उसमें कोई हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में कोई पैसे की तो है तकसीम, वो नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जो आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ, जो आपके प्रोग्राम में शामिल नहीं थे, लेकिन मैं आपको याद दहानी के तौर पर, कि अभी हुकूमत ने बिला वजह ड्यूल नेशनलिटी का एक इशू छोड़ दिया है। यानी नॉन इशू को उन्होंने इशू बना दिया कि हम दोहरी शहरियत के लिए एक कानून साजी करना चाहते हैं। अब दोहरी शहरियत के लाने के लिए आर्टिकल 63(1)(c) को में तरमीम करनी पड़ेगी और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये चंद अपने दोस्तों को, उस मफाद परस्त लोगों को जिन्होंने वाशिंगटन में जलसा करवाया, कामयाब करवाया, आप आइंदा हॉस्टल में करवाएंगे, लंदन में करवाएंगे, उनके लिए उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि जी हम आपको पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने के लिए हम आपके लिए राह निकाल रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि इन हालात में ड्यूल नेशनलिटी के बारे में आइन में कानून साजी होना इंतहाई नामुमकिन है। लेकिन बहरहाल इसको एक नॉन इशू को इशू बना दिया, इसके अंदर एक नई से नई बहस शुरू कर दी कि हम ये करना चाहते हैं। तो इसलिए इसी तरह हम ये चाहते हैं कि हुकूमत के जो, जैसे कि अहमद खान भी साहब ने भी इशारा किया, मैंने भी इशारा किया कि इनके अंदर ऐसे लोग हैं जो कि इनको गलत मशवरा दे रहे हैं और गलत मशवरे के तहत इनको कहीं ना कहीं अंधेरे में, गली में खड़ा कर देते हैं, बंद गली में खड़ा कर देते हैं, इशू पैदा कर देते हैं और बाद में बच्चे तो नहीं है ना इमरान खान साहब, पार्टी के रहनुमा हैं वो खामोश हैं। खान साहब बच्चे तो नहीं है, वो खामोश हैं, वो छोड़ रहे हैं, वो पीछे हो गए हैं। बच्चे तो नहीं है ना इमरान खान साहब। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने हुकूमत में आने से पहले की थी, वो तो सब चेंज हो रही है ना, तो क्या उनको नजर नहीं आ रहा है? सर क्यों नहीं मानते आप हैं कि इख्तदार में आने के बाद इख्तदार की ताकत और लालच और पावर में हर आदमी तब्दील हो जाता है? बहुत शुक्रिया आमिद खान साहब, बहुत तशनगी रही। और भी सवालात करेंगे किसी स्टेज पे। कंवर दिलशाद साहब, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। हाफिज़।